हेलो गाइस, हम देखेंगे 11th बायोलॉजी का चैप्टर 21 तंत्रिकी नियंत्रण एवं समन्वय। आइए देखते हैं। जैसा कि तुम जानते हो, मानव शरीर में बहुत से अंग एवं तंत्र पाए जाते हैं जो कि स्वतंत्र रूप से कार्य करने में असमर्थ होते हैं। जैव स्थिरता सम अवस्था बनने हेतु इन अंगों के कार्यों में समन्वय अत्यधिक आवश्यक है। समन्वयता एक ऐसी क्रियाविधि है जिसके द्वारा दो या अधिक अंगों में क्रियाशीलता बढ़ती है, वह एक दूसरे अंगों के कार्यों में मदद मिलती है। उदाहरण, जब हम शारीरिक व्यायाम करते हैं तो पेशियों के संचालन हेतु ऊर्जा की आवश्यकता भी बढ़ जाती है। ऑक्सीजन की आवश्यकता में वृद्धि हो जाती है। ऑक्सीजन की अधिक आपूर्ति के लिए श्वसन दर, हृदय स्पंदन दर एवं वृक्क वाहिनियों में रक्त प्रवाह की दर बढ़ना स्वाभाविक हो जाता है। जब शारीरिक व्यायाम बंद कर देते हैं तब तो तंत्रिकी क्रियाएं फुफ्फुस, हृदय, रुधिर वाहिनियों, वृक्क व अन्य अंगों के कार्यों में समन्वय स्थापित हो जाता है। हमारे शरीर में तंत्रिकीय तंत्र एवं अंतःस्रावी तंत्र समित रूप से अन्य अंगों की क्रियाओं में समन्वय करते हैं। श्वसन दर, हृदय स्पंदन दर, वृक्क की वाहिनियों में रक्त प्रवाह की दर, फुफ्फुस, हृदय, रुधिर वाहिनियाँ, सब क्या करते हैं? समित रूप से अंगों की क्रियाओं में समन्वय करते हैं। उन्हें एकीकृत करते हैं जिससे सभी क्रियाएं एक साथ संचालित होती रहती है। तंत्रिका तंत्र ऐसे व्यवस्थित जाल तंत्र गठित करता है जो त्वरित समन्वय हेतु बिंदु दर बिंदु जुड़ा रहता है। अंतःस्रावी तंत्र हार्मोन द्वारा रासायनिक समन्वय बनाता है। अंतःस्रावी तंत्र जो है हार्मोन द्वारा रासायनिक समन्वय बनाता है। इस अध्याय में आप मनुष्य के तंत्रिकी तंत्र एवं अंतःतंत्रिकी समन्वय की क्रियाविधि, जैसे तंत्रिकी आवेगों का संचरण, आवेगों का सिनैप्सिस से संचरण तथा प्रतिवर्ती क्रियाओं की कार्यकी का अध्ययन करेंगे। आगे देखते हैं तंत्रिकी तंत्र। तंत्रिकी तंत्र सभी प्राणियों का तंत्रिका तंत्र अति विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं से बनता है जिन्हें तंत्री कोशिकाएं न्यूरॉन कहते हैं। ये विभिन्न उद्दीपनों को पहचान कर ग्रहण करती है तथा इनका संचरण करती है। सभी प्राणियों का तंत्रिका तंत्र अति विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं से बनते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? जिन्हें तंत्री कोशिका या न्यूरॉन कहते हैं। निम्न अकशेरुकी प्राणियों में तंत्रिकी संगठन बहुत ही सरल प्रकार का होता है। उदाहरण, हाइड्रा में तंत्रिका संगठन तंत्रिकी जाल के रूप में होता है। कीटों में तंत्रिका तंत्र अधिक व्यवस्थित होता है जो कीटों में गैंग्लियॉन के रूप में पाया जाता है। यह मस्तिष्क अनेक गुच्छिकाओं, गैंग्लियॉन एवं तंत्रिकी ऊतकों का बना होता है। कीटों में कशेरुकी प्राणियों में अधिक विकसित तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। उसके बाद अगला देते हैं मानव का तंत्रिकी तंत्र। मानव का तंत्रिकी तंत्र। मानव का तंत्रिका तंत्र दो भागों में विभाजित होता है। पहला केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरा परिधीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पहला सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। मानव का तंत्रिका तंत्र दो भागों में विभाजित होता है। पहला केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तथा दूसरा परिधीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क तथा ब्रेन तथा मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड सम्मिलित होता है, जहां सूचनाओं का संसाधन एवं नियंत्रण होता है। मस्तिष्क एवं परिधीय तंत्रिका तंत्र सभी तंत्रिकाओं से मिलकर बनता है। मस्तिष्क, ब्रेन और परिधीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सभी तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है। जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो मस्तिष्क और मेरुरज्जु से जुड़ी होती है। परिधीय तंत्रिका तंत्र में दो प्रकार की तंत्रिकाएं होती है। परिधीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो प्रकार की तंत्रिकाएं होती है। कौन कौन सी? पहला संवेदी या अभिवाही और दूसरा चालक प्रेरक या अपवाही। इसमें संवेदी या अभिवाही जो है तंत्रिका उद्दीपनों को ऊतकों या अंगों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, तथा चालक अपवाही जो तंत्रिकाएं होते हैं वो नियामक उद्दीपनों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से परिधीय ऊतक अंगों तक पहुंचाती है।
संवेदी या अभिवाही तंत्रिकाएं जो हैं वो ऊतकों या अंगों से केंद्रित ऊतकों या अंगों से उद्दीपनों को केंद्रीय तंत्रिका तक, ऊतकों या अंगों से केंद्रीय तंत्रिका तक तथा छाला प्रेरक या अपवाही जो है वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से संबंधित ऊतकों या अंगों तक पहुँचाती है। परिधीय तंत्रिका तंत्र दो भागों में विभाजित होता है। परिधीय तंत्रिका तंत्र दो भागों में विभाजित होता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम कायिक तंत्रिका तंत्र तथा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। कायिक तंत्रिका तंत्र उद्दीपनों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से शरीर के अनिच्छिक अंगों व चिकनी पेशियों में पहुंचाता है। कायिक तंत्रिका तंत्र सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है अनिच्छिक अंगों के तंत्रिका तंत्र से उद्दीपनों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से शरीर के अनिच्छिक अंगों चिकनी पेशियों में पहुंचाता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र पुनः दो भागों में बटा होता है, सिंपैथेटिक अनुकंपी तंत्रिका तंत्र सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा परानुकंपी तंत्रिका तंत्र पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में वर्गीकृत किया गया है। अंतरंग तंत्रिका तंत्र परिधीय तंत्रिका तंत्र का एक भाग है, परिधीय पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का एक भाग है अंतरंग तंत्रिका तंत्र। इसके अंतर्गत वे सभी तंत्रिका रज्जु गुच्छिकाएं एवं तनिकाएं सम्मिलित है जिनके द्वारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से आवेग अंतरंगों तथा अंतरंगों से केंद्रीय तंत्रिका तक संचरित होते हैं। यहाँ पर हमने क्या क्या देखा। मानव का तंत्रिका तंत्र दो भागों में विभाजित होता है, पहला सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो भागों में बटा होता है, ब्रेन और दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड, दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड। इसके बाद अगला पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पेरिफेरल नर्वस दो भागों में बटा होता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दो भागों में बटा होता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। यहाँ पर एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फिर दो भागों में बटा होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में बटा होता है। इसके बाद आगे देखते हैं तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। न्यूरॉन एक सूक्ष्मदर्शी संरचना है जो तीन भागों से मिलकर बना होता है, कोशिका काय साइटोन सूक्ष्म द्रुमाक्ष डेंड्रोइड्स तथा तंत्रिकाक्ष एक्सॉन तथा साइटोन डेंड्रॉन और एक्सॉन से मिलकर बना होता है। कोशिका काय साइटोन में कोशिका द्रव्य व प्रारूपिक कोशिकांग व विशेष दानेदार अंग निषेध ग्रैन्यूल पाए जाते हैं। साइटोन कोशिका काय में जो डेंड्रॉइड्स में भी पाए जाते हैं। छोटे तंतु जो कोशिका काय से प्रवर्धित होकर लगातार विभाजित होते हैं तथा जिनमें निषेध ग्रैन्यूल में पाए जाते हैं द्रुमाक्ष डेंड्रॉइड्स कहलाते हैं। ये तंतु उद्दीपनों को कोशिका काय साइटोन की ओर भेजते हैं। इस प्रकार से बनाता है साइटोन। डेंड्रॉइड साइटोन और एक्सॉन जो डेंड्रॉइड्स होते हैं उद्दीपनों को कोशिका काय साइटोन की ओर भेजते हैं तथा साइटोन से एक्सॉन की तरफ जाते हैं। एक तंत्री कोशिका में एक तंत्रिकाक्ष निकलता है जिसका दूरस्थ भाग शाखित व प्रत्येक शाखित भाग का अंतिम छोर लड़ीनुमा संरचना सिनेप्टिक नोड इसमें सूक्ष्मदर्शी संरचना को तीन भागों से मिलकर बनाता है, डेंड्रॉन और एक्सॉन। कोशिका काय में कोशिका द्रव्य व प्रारूपिक कोशिकांग विशेष दानेदार अंग निषेध ग्रैन्यूल पाए जाते हैं। छोटे तंतु जो कोशिका से प्रवर्धित होकर लगातार विभाजित होते हैं जिनमें निषेध ग्रैन्यूल पाए जाते हैं डेंड्रॉइड्स कहलाते हैं। ये तंतु उद्दीपनों को कोशिका साइटोन की ओर भेजते हैं। एक तंत्री कोशिका में एक तंत्रिकाक्ष निकलता है, एक्सॉन निकलता है जिसका दूरस्थ भाग शाखित व प्रत्येक शाखित भाग अंतिम छोर लड़ीनुमा संरचना सिनेप्टिक लोब जिसमें सिनेप्टिक पुटिकाएं होती है। इनमें रसायन न्यूरोट्रांसमीटर पाए जाते हैं। इस प्रकार से होता है वही इसका साइटोन
और ये डेंड्रॉइड्स। इस प्रकार से सिनेप्टिक नोड्स पाए जाते हैं। सिनेप्टिक नोड्स पाए जाते हैं, सिनेप्टिक पुटिकाएँ पाए जाते हैं जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर पाए जाते हैं। तंत्रिकाक्ष तंत्रिकी अवयवों को कोशिकाएं से दूर साइनेप्स की ओर अर्थात न्यूरो तंत्रिका पेशी संधि पर पहुंचाते हैं। तंत्रिकाक्ष एक्सॉन तथा डेंड्रॉन की संख्या के आधार पर न्यूरॉन्स को 3 समूहों में बांटते हैं, जैसे कि बहुध्रुवीय मल्टीपोलर न्यूरॉन, जिनमें एक तंत्रिकाक्ष, एक एक्सॉन व 2 या 2 से अधिक डेंड्रॉइड्स होते हैं, जो कहाँ पाए जाते हैं, जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं। मतलब मल्टीपोलर न्यूरॉन मस्तिष्क के सेरेब्रल कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं, तथा बाइपोलर न्यूरॉन एक तंत्रिकाक्ष होते हैं तथा एक डेंड्राइट्स होते हैं, जो कहाँ पाए जाते हैं, जो आँख के रेटिना दृष्टिपटल में पाए जाते हैं। यहाँ पर क्या देखें, यहाँ पर 2 प्रकार के संख्या के आधार पर न्यूरॉन्स को 3 समूह में बांटते हैं, बहुध्रुवी, द्विध्रुवी और एक ध्रुवी। बहुध्रुवी न्यूरॉन्स को 3 समूह में बांटते हैं। कौन कौन से? यूनिपोलर, बाइपोलर और मल्टीपोलर। तंत्रिकाक्ष 2 प्रकार के होते हैं, आच्छादित व आच्छादहीन। आच्छादित तंत्रिका तंतु श्वान कोशिका से ढके होते हैं, जो तंत्रिकाक्ष के चारों ओर माइलिन आवरण बनाती है। 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड। जो तंत्रिका के चारों ओर माइलिन आवरण बनाती है, माइलिन आवरणों के बीच में अंतराल पाया जाता है, जिन्हें रेनवियर के नोड कहते हैं, जिसे नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं। आच्छादित तंत्रिका तंतु मेरु व कपाल तंत्रिकाओं में पाए जाते हैं। आच्छादित माइलिनेटेड नर्व सेल कहाँ पाए जाते हैं? मस्तिष्क, ब्रेन एवं स्पाइनल कॉर्ड के व्हाइट मैटर के भाग में पाए जाते हैं। आच्छादहीन तंत्रिका तंतु भी श्वान कोशिका से घिरे रहते हैं, लेकिन एक्सॉन के चारों ओर माइलिन आवरण लेकिन वे एक्सॉन के चारों ओर माइलिन आवरण नहीं बनाते। सामान्यतः स्वायत्त तथा कायिक तंत्रिका तंत्र में मिलते हैं। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र एटोनोमिक नर्वस सिस्टम और कायिक तंत्रिका तंत्र सोमैटिक नर्वस सिस्टम में मिलते हैं। नॉर्मेटेड नर्वस सेल कहाँ मिलते हैं? एटोनोमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम में मिलते हैं, या फिर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे मैटर के भाग में पाए जाते हैं। तंत्रिका आवेगों की उत्पत्ति व संचरण। आगे देखते हैं तंत्रिका आवेगों की उत्पत्ति व संचरण। यहाँ पर दिया गया है एक न्यूरॉन का संरचना यहाँ पर दिया गया है। डेंड्रॉइड्स, निसेल्स ग्रेन्यूल, कोशिका का साइटोन, केंद्रक, श्वान कोशिका, एक्सॉन तंत्रिकाक्ष, माइलिन आवरण, नोड ऑफ रेनवायर और तंत्रिकाक्ष, एक्सॉन, माइलिन आवरण, रेनवायर के नोड ऑफ रेनवायर तथा सिनेप्टिक सिरा, तंत्रिकाक्ष सिरा, सिनेप्टिक पुटिकाएं। यहाँ पर तंत्रिका कोशिका की संरचना यहाँ पर दिया गया है। तंत्रिका आवेगों की उत्पत्ति व संचरण। तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन उद्दीपनशील कोशिकाएं हैं, क्योंकि उनकी झिल्ली ध्रुवित अवस्था में रहती है। न्यूरॉन की झिल्ली क्या होता है? ध्रुवित अवस्था में रहती है। क्या आप जानते हैं कि यह झिल्ली ध्रुवीय अवस्था में क्यों रहती है? विभिन्न प्रकार के आयन पथ चैनल तंत्रिका झिल्ली पर पाए जाते हैं। ये आयन पथ विभिन्न आयनों के लिए चयनात्मक पारगम्य होते हैं। विभिन्न आयनों के लिए जब कोई न्यूरॉन आवेगों का संचरण नहीं करते, जैसे कि विराम अवस्था में तंत्रिकाक्ष झिल्ली सोडियम आयन की तुलना में विराम अवस्था में तंत्रिकाक्ष झिल्ली एक्सॉन झिल्ली होते हैं। तंत्रिका आवेगों की उत्पत्ति व संचरण। तंत्रिका कोशिकाएं न्यूरॉन्स उद्दीपनशील कोशिकाएं हैं, क्योंकि उनकी झिल्ली ध्रुवीय अवस्था में रहती है। क्या आप जानते हैं कि यह झिल्ली ध्रुवीय अवस्था में क्यों रहती है? विभिन्न प्रकार के आयन पथ चैनल तंत्रिका झिल्ली पर पाए जाते हैं। ये आयन पथ विभिन्न आयनों के लिए चयनात्मक पारगम्य होते हैं। जब कोई न्यूरॉन आवेग का संचरण नहीं करते, जैसे कि विराम अवस्था में एक्सॉन झिल्ली सोडियम आयन्स की तुलना में पोटेशियम आयन तथा क्लोराइड आयन के लिए अधिक पारगम्य होती है विराम अवस्था में। इसी प्रकार से झिल्ली तंत्रिकाक्ष द्रव्य में उपस्थित ऋण आवेशित प्रोटीन काल में भी अपारगम्य होती है। धीरे धीरे तंत्रिकाक्ष एक्सॉन के तंत्रिका द्रव्य में सोडियम आयन
पोटेशियम आयन तथा ऋणात्मक आवेशित प्रोटीन की उच्च सांद्रता तथा सोडियम आयन की निम्न सांद्रता होती है। तंत्रिकाक्ष एक्सॉन के तंत्रिका द्रव्य में इस भिन्नता के कारण सांद्रता प्रवणता बनती है। झिल्ली पर पाई जाने वाली इस आयनिक प्रवणता को सोडियम पोटेशियम पंप द्वारा नियमित किया जाता है। तंत्रिका आवेगों की उत्पत्ति व संचरण। तंत्री कोशिकाएं व न्यूरॉन्स उद्दीपनशील कोशिकाएं हैं क्योंकि उनकी झिल्ली ध्रुवीय अवस्था में रहती है। क्या आप जानते हैं कि यह झिल्ली ध्रुवीय अवस्था में क्यों रहती है? विभिन्न प्रकार के आयन पथ चैनल तंत्रिका झिल्ली पर पाए जाते हैं। ये आयन पथ विभिन्न आयनों के लिए चयनात्मक पारगम्य में है। जब कोई न्यूरॉन्स आवेगों का संचरण नहीं करते, जैसे कि विराम अवस्था में, तंत्रिका झिल्ली एक्सॉन झिल्ली सोडियम आयन की तुलना में पोटेशियम आयन तथा क्लोराइड आयन के लिए अधिक पारगम्य होती है। विराम अवस्था में इस प्रकार से झिल्ली तंत्रिकाक्ष द्रव्य में एक्सॉन द्रव्य में उपस्थित ऋण आवेशित प्रोटीन काल में भी अपारगम्य होती है। धीरे धीरे तंत्रिकाक्ष के तंत्रिका द्रव्य में पोटेशियम आयन तथा ऋणात्मक आवेशित प्रोटीन की उच्च सांद्रता तथा सोडियम आयन की निम्न सांद्रता होती है। इस भिन्नता के कारण सांद्रता प्रवणता बनती है। झिल्ली पर पाई जाने वाली इस आयनिक प्रवणता को सोडियम पोटेशियम पंप द्वारा नियमित किया जाता है। इस पंप द्वारा प्रतिचक्र 3 सोडियम आयन बाहर की ओर और 2 पोटेशियम आयन कोशिका एक्सॉन द्रव्य में प्रवेश करते हैं। परिणामस्वरूप तंत्रिका झिल्ली की बाहरी सतह धनावेशित जबकि आंतरिक सतह ऋण आवेशित हो जाती है। अर्थात क्या हो जाती है? आंतरिक सतह ऋण आवेशित हो जाती है, इसलिए यह ध्रुवित हो जाती है, पोलराइज्ड हो जाती है। विराम स्थिति में प्लाज्मा झिल्ली इस विभवांतर को विराम कला विभव रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। अब आप यह जानने के लिए उत्सुक होंगे कि तंत्रिकाक्ष एक्सॉन पर तंत्रिका आवेगों की उत्पत्ति एवं उनका संचरण किस प्रकार से होता है। जब किसी एक स्थान पर ध्रुवित झिल्ली पर आवेग होता है, यह कि चित्र 21.2 का उदाहरण, तब ए स्थल की ओर स्थित झिल्ली सोडियम आयन के लिए मुक्त पारगमी हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है, सोडियम आयन के लिए इस स्थिति में मुक्त पारगमी हो जाता है तथा क्या हो जाता है, सोडियम आयन अंदर प्रवेश करता है, पोटेशियम आयन बाहर की तरफ जाता है। जहाँ बाहर की तरफ एक्सॉन द्रव्य के बाहर की तरफ निगेटिव चार्ज तथा बाहर की तरफ एक्सॉन द्रव्य के बाहर की तरफ क्या होता है, निगेटिव चार्ज हो जाता है तथा अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। अर्थात यहाँ पर क्या हो जाता है, डीपोलराइज्ड हो जाता है। मेम्ब्रेन यहाँ पर डीपोलराइज्ड हो जाता है। जिसके परिणाम स्वरूप सोडियम आयन तीव्र गति से अंदर जाते हैं और एक सतह पर विद्युत ध्रुवता हो जाती है। अर्थात झिल्ली की बाहरी सतह ऋणात्मक आवेशित तथा आंतरिक सतह धनात्मक आवेशित हो जाती है। इस स्थान पर झिल्ली की विपरीत ध्रुवता होने से विध्रुवीकरण हो जाता है, डीपोलराइजेशन हो जाता है। ये झिल्ली की सतह पर विद्युत विभवांतर क्रियात्मक विभव कहलाता है, जिसे तथ्यात्मक रूप से तंत्रिका आवेग कहा जाता है। जिसे तथ्यात्मक रूप से तंत्रिका आवेग कहा जाता है। तंत्रिकाक्ष से आगे तंत्रिकाक्ष एक्सॉन से आगे जैसे स्थान बी झिल्ली की बाहरी सतह पर धनात्मक आवेश तथा आंतरिक सतह पर ऋणात्मक आवेश होता है। परिणाम स्वरूप ए स्थल से बी स्थल की ओर झिल्ली की आंतरिक सतह पर आवेग विभव का संचरण होता है, जिससे अतः स्थान ए पर आवेश क्रियात्मक विभव उत्पन्न होता है। तंत्रिकाक्ष की लंबाई के समांतर क्रम का पुनरावर्तन होता है और आवेग का संचरण होता है। इस प्रकार से बी स्थान क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अर्थात यह क्या हो जाएगा, यह डीपोलराइज्ड हो जाएगा। और ए स्थान क्या हो जाएगा, ए स्थान डीपोलराइज्ड हो जाएगा। यही क्रम आगे बढ़ता जाएगा। उद्दीपन द्वारा प्रेरित सोडियम आयन के लिए बढ़ी पारगम्यता क्षणिक होती है। उसके तुरंत बाद पोटेशियम की प्रति पारगम्यता बढ़ जाती है। कुछ ही क्षणों के भीतर पोटेशियम आयन झिल्ली की बाहरी ओर परावर्तित होता है और उद्दीपन के स्थान पर विभव का पुनः संग्रह हो जाता है, डीपोलराइज्ड हो जाता है।
तथा तंतु आगे के उद्दीपनों के लिए आगे के कुछ क्षणों के भीतर पोटेशियम आयन झिल्ली के बाहरी ओर परासित होती है और उद्दीपन के स्थान पर विराम विभव का पुनः संग्रह करता है तथा तंतु आगे की उद्दीपनों के लिए एक बार फिर उत्तरदायी हो जाता है। आवेगों का संचरण। तंत्रिका आवेगों का एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संचरण साइनेप्सिस द्वारा होता है। एक साइनेप्स का निर्माण पूर्व साइनेप्टिक न्यूरॉन तथा पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन की झिल्ली द्वारा होता है, जो कि साइनेप्टिक दरार द्वारा विभक्त हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। यहाँ पर दिए गए हैं तंत्रिकाक्ष, एक्सॉन तंत्रिका सिरा, साइनेप्टिक आशय, पूर्व साइनेप्टिक झिल्ली और यह पोस्ट साइनेप्टिक झिल्ली, यह ग्राही, यह तंत्रिका संचारी एसिटाइलकोलिन। साइनेप्स दो प्रकार के होते हैं, विद्युत साइनेप्स एवं रासायनिक साइनेप्स। विद्युत साइनेप्स में पूर्व और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन की झिल्लियां एक दूसरे के समीप होती है। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक विद्युत धारा का प्रवाह साइनेप्सिस से होता है। विद्युतीय साइनेप्स से आवेग का संचरण एक तंत्रिकाक्ष एक्सॉन से आवेग के संचरण के समान होता है। विद्युतीय साइनेप्स से आवेग का संचरण रासायनिक साइनेप्स से संचरण की तुलना में अधिक तीव्र होता है। हमारे तंत्र में विद्युतीय साइनेप्स बहुत कम होते हैं। हमारे तंत्र में विद्युतीय साइनेप्स बहुत कम होते हैं, लगभग 1% होते हैं, जो कि हाइपोथैलेमस में पाए जाते हैं। रासायनिक साइनेप्स पर पूर्व एवं पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स की झिल्लियां द्रव से भरे अवकाश द्वारा पृथक होती है, जिसे साइनेप्टिक दरार साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि किस प्रकार पूर्व साइनेप्टिक आवेग सक्रिय विभव का संचरण सिनेप्टिक दरार से पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन तक करते हैं? यह न्यूरोट्रांसमीटर द्वारा होता है। सिनेप्सिस द्वारा आवेगों के संचरण में न्यूरोट्रांसमीटर कहलाने वाले रसायन सम्मिलित होते हैं। तंत्रिकाक्ष एक्सॉन के छोर पर स्थित आश्रय पुटिकाएं सिनेप्टिक लोब तंत्रिका संचारी अणुओं से भरी होती है। सिनेप्टिक पुटिकाएं जो है यहाँ पर सिनेप्टिक पुटिकाएं जो है न्यूरोट्रांसमीटर से भरे होते हैं। तंत्रिका सिनेप्टिक पुटिकाएं रहते हैं तंत्रिका संचारी अणुओं से भरी होते हैं। जब तक आवेग तंत्रिकाक्ष छोर तक पहुंचता है तो यह सिनेप्टिक पुटिका की गति को झिल्ली की ओर उत्तेजित करता है, जहां वे प्लाज्मा झिल्ली के साथ जुड़कर तंत्रिका संचारी अणुओं को सिनेप्टिक दरार में मुक्त कर देते हैं। मुक्त किए गए तंत्रिका संचारी अणु पोस्ट सिनेप्टिक झिल्ली पर स्थित ग्राहियों से जुड़ जाते हैं। पोस्ट सिनेप्टिक झिल्ली पर स्थित ग्राही से जुड़ जाते हैं तंत्रिका संचारी अणु। इस जुड़ाव के फलस्वरूप आयन चैनल खुल जाते हैं, जिससे आयनों के आगमन से पोस्ट सिनेप्टिक झिल्ली पर नया विभव उत्पन्न हो जाता है। उत्पन्न हुआ नया विभव उत्तेजक या अवरोधक हो सकता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मानव मस्तिष्क। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मानव मस्तिष्क हमारे मस्तिष्क का केंद्रीय सूचना प्रसारण अंग है। मस्तिष्क हमारे शरीर का केंद्रीय सूचना प्रसारण अंग है। यह आदेश व नियंत्रण तंत्र की तरह कार्य करता है। यह ऐच्छिक गमन शरीर के संतुलन, प्रमुख अनैच्छिक अंगों के कार्य जैसे फेफड़े, हृदय, वेग आदि, तापमान नियंत्रण, भूख एवं प्यास परिवहन, लय, अनेकों अंतःस्रावी ग्रंथियों की क्रियाएं और मानव व्यवहार का नियंत्रण करता है। यह देखने, सुनने, बोलने की प्रक्रिया, याददाश्त, कुशाग्रता, भावनाओं और विचारों का भी स्थल है। आगे इसका डिटेल से देखते हैं। मानव मस्तिष्क खोपड़ी के द्वारा अच्छी तरह सुरक्षित रहती है। खोपड़ी के भीतर कपाली मेनिंजेस से घिरा रहता है, जिसकी बाहरी परत ड्यूरामेटर, बहुत पतली मध्य परत एक्नोइड, एक आंतरिक परत पायामेटर, जो कि मस्तिष्क ऊतकों के संपर्क में होता है, कहलाती है। बाहरी परत क्या है? बाहरी परत ड्यूरामेटर, सबसे बाहरी परत में पाया जाता है ड्यूरामेटर सबसे बाहरी परत में ड्यूरामेटर, मध्य परत अरेक्नॉइड और भीतरी परत में पायामेटर पाया जाता है। अग्र मस्तिष्क, अगला देखते हैं अग्र मस्तिष्क।
अग्र मस्तिष्क सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस का बना होता है। सेरिब्रम प्रमस्तिष्क मानव मस्तिष्क का बड़ा भाग बनाता है। एक गहरी लंबोदर प्रमस्तिष्क सेरिब्रम को दो भागों दाएं और बाएं प्रमस्तिष्क गोलार्धों में विभक्त करती है। ये गोलार्ध तंत्रिका तंतुओं की पट्टी कार्पस कैलोसम द्वारा जुड़ी होती है। प्रमस्तिष्क गोलार्ध को कोशिकाओं की एक परत आवृत करती है जिसे प्रमस्तिष्क कॉर्टेक्स सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। यह निश्चित गर्तों में बदल जाती है। प्रमस्तिष्क कॉर्टेक्स को इसके दूसरा रंग के कारण दूसरे कहा जाता है। तंत्रिका कोशिका का सांद्रिक होकर इसे रंग प्रदान करती है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स में प्रेरक क्षेत्र, संवेदी भाग तथा बड़े भाग होते हैं। जो स्पष्ट होते हैं तो प्रेरक क्षेत्र होते हैं, न ही संवेदी भाग होते हैं। ये सहभागी क्षेत्र कहलाते हैं तथा जटिल क्रियाओं जैसे अंतर संवेदी सहभागिता, स्मरण, संपर्क, सूत्र आदि के लिए उत्तरदायी होते हैं। इस पद के रेशे माइलिन आच्छाद से आवृत होते हैं, माइलिनेटेड होते हैं, जो कि प्रमुख गोलार्ध का आंतरिक भाग बनाते हैं। इस परत को सफेद अपारदर्शी रूप प्रदान करते हैं। मानव मस्तिष्क का सजिटल कॉर्ड दर्शाया गया है। अग्र मस्तिष्क प्रमस्तिष्क से थैलेमस और हाइपोथैलेमस से मिलकर बना होता है। प्रमस्तिष्क गोलार्ध कार्पस कैलोसम यहाँ पर दिखाए गए हैं। सेरेब्रल एक्वाडक्ट, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क 3 भागों में बटा होता है, पोएंस, सेरिबोरम और मेडुला ऑब्लांगेटा। स्पाइनल स्पाइनल कॉर्ड पर दर्शाया गया है। प्रमस्तिष्क थैलेमस नामक संरचना के चारों ओर लिपटा होता है, जो कि संवेदी और प्रेरक संकेतों का मुख्य संपर्क स्थल है। सेरेब्रम प्रमस्तिष्क थैलेमस के आधार पर स्थित मस्तिष्क का दूसरा मुख्य भाग हाइपोथैलेमस स्थित होता है। हाइपोथैलेमस में कई केंद्र होते हैं जो शरीर के तापमान, खाने पीने का नियंत्रण करते हैं। इसमें कई तंत्रिका स्रावी कोशिकाएं भी होती हैं जो हाइपोथैलेमिक हार्मोन का स्रावण करती है। प्रमस्तिष्क गोलार्ध का आंतरिक भाग और अंदरूनी अंगों जैसे एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस आदि का समूह मिलकर एक जटिल संरचना का निर्माण करता है, जिसे लिम्बिक तंत्र कहते हैं। यह हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर लैंगिक व्यवहार, मनोभावनाओं की अभिव्यक्ति जैसे कि उत्तेजना, खुशी, गुस्सा, भय आदि का नियंत्रण करते हैं। अगला देखते हैं मध्य मस्तिष्क अग्र मस्तिष्क के थैलेमस तथा हाइपोथैलेमस तथा पश्चिम मस्तिष्क के पूंछ के बीच स्थित होता है। एक नाल सेरेब्रल एक्वाडक्ट प्रमस्तिष्क तरल नलिका मध्य मस्तिष्क से गुजरती है। मध्य मस्तिष्क का ऊपरी भाग 4 लोबनुमा उभारों का बना होता है, जिसे क्वाड्रिजेमिना कहते हैं। इसे डायग्राम की सहायता से देख सकते हैं। अग्र मस्तिष्क जो है सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस से मिलकर बना होता है तथा मध्य मस्तिष्क जो है 4 ऑप्टिक लोबनुमा उभारों का बना होता है और पश्चिम मस्तिष्क पोन्स, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगेटा का बना होता है। उसके बाद अगला देखते हैं पश्चिम मस्तिष्क पोन्स, सेरिबेलम, अनुमस्तिष्क और मेडुला ऑब्लांगेटा का बना होता है। पोन्स रेशेनुमा पथ का बना होता है जो कि मस्तिष्क के विभिन्न भागों को आपस में जोड़ते हैं। अनुमस्तिष्क की सतह विलगित होती है जो न्यूरॉन्स को अतिरिक्त स्थान प्रदान करती है। मस्तिष्क का मध्यांश मेरुरज्जु से जुड़ा होता है। मध्यांश में श्वसन, हृदय प्रसंचारी प्रतिवर्तन तथा पाचक रसों के स्राव के नियंत्रण केंद्र होते हैं। मध्य मस्तिष्क, पोन्स, मेडुला ऑब्लांगेटा मस्तिष्क स्तंभ के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। मस्तिष्क स्तंभ मस्तिष्क और मेरुरज्जु के बीच संयोजन स्थापित करता है। अगला देखते हैं प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती चाप। जब हमारे शरीर का कोई अंग अत्यधिक गर्म और ठंडी नुकीली वस्तुओं तथा जहरीले अथवा डरावने जानवर के संपर्क में आता है तो उस अंग को अचानक हटा लिए जाने को आपने अनुभव किया होगा। अनुभव की संपूर्ण क्रियाविधि एक अनैच्छिक क्रिया है जो कि परिधीय तंत्रिकीय उद्दीपन के फलस्वरूप केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के भाग विशेष की अनुपस्थिति में होती है। प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। प्रतिवर्ती क्रिया पथ अभिवाही न्यूरॉन ग्राही होता है और अपवाही न्यूरॉन जो प्रभावक उत्तेजक होता है को
निश्चित क्रम में लगे होते हैं से बना होता है। अभिवाही न्यूरॉन संवेदी अंगों से संकेत ग्रहण करके पृष्ठ तंत्रिकी मूल ढांसरूट गंगजान के द्वारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में आवेगों का संप्रेषण करता है। यहाँ पर आगे डायग्राम दिया गया है। अभिवाही पथ जो है ढांसरूट गंगजान के द्वारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इम्पल्स पहुँचाता है। इस प्रकार उद्दीपन एवं प्रतिवर्ती क्रिया मिलकर प्रतिवर्ती चाप का निर्माण करते हैं। जैसा कि दी गई रिफ्लेक्स में प्रदर्शित किया गया है। नी जर्क रिफ्लेक्स क्रियाविधि का अध्ययन करने के लिए चित्र 21.5 का सावधानीपूर्वक अध्ययन कीजिए। आगे के डायग्राम में दिखाया गया है। उद्दीपन अभिवाही पथ से होते हुए पृष्ठ मूल गुच्छिका जाता है, डॉर्सल रूट गंगजान तक जाता है। उसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सेंट्रल नर्वस सिस्टम से फिर आवेग अंतरप तंत्रिका कोशिका द्वारा प्रेरक अपवाही तंत्रिका कोशिका से होते हुए अपवाही पथ में जाते हुए प्रेरक अंत पट्टिका होते हुए इम्पल्स का कंडक्शन होता है। इस प्रकार से फिर प्रतिक्रिया होता है। जो भी हुआ रहता है उसके अनुसार प्रतिक्रिया होता है। इस प्रकार से तंत्र की नियंत्रण एवं समन्वय कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।